तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम फोर्स। क्या पढ़ेंगे? फोर्स सिस्टम, बल निकाय। तो बल निकाय की जो हमारा टॉपिक है, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाएं। आप लोग एक क्या, बल निकाय, जल्दी से हेडिंग लगाइए। क्या लगाएंगे भाई? हेडिंग लगाएंगे हम लोग, बल निकाय। तो हेडिंग लगाने के बाद आप लोग अपना जो है लिखना चालू कर देंगे। इसमें एक वो क्रम टाइप का बनाएंगे हम लोग। हेडिंग लगाने के बाद एक क्रम बनाएंगे, उसी क्रम से हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? उसी क्रम से लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, बल निकाय हमने एक हेडिंग लगाई। उस बल निकाय को हमने सिस्टम फोर्स को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में, समतलीय, असमतलीय। समतलीय को कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो दो भागों में बांटा। तो अब हमारा जो है कि कोप्लेनर है, उसको हमने चार भागों में बांटा। चार भागों में, संरेखीय, संगामी, समांतर, असमांतर, ठीक है। मतलब कि कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, अनपैरेलल, ठीक है। असंगामी, असमांतर बल। तो ये समतलीय के चार भाग होते हैं हमारे, ये ठीक ना। हाँ, क्या होते हैं? चार भाग होते हैं हमारे। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जो हमारा समांतर बल है, उसके भी दो होते हैं, सदिश समांतर और समदिश समांतर, विषमदिश समांतर, समदिश समांतर, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। क्या होते हैं? लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। हाँ, तो अब ये आप बनाते जाइए, जैसा इसमें बना है आप वैसा ही नोट कर लें। अब हमारे क्या है? असंगामी बल हैं, वो हमारे कम से कम चार प्रकार के हैं, समांतर, असमांतर, संगामी, असंगामी, ये सब। और फिर हमारे समांतर और समांतर तो हैं ही दो, यही बता दिया। यही मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग बल निकाय की जो हमारी डेफिनीशन है, वो आप लोग यहाँ से लिख लें। ये हमारी पहले बल निकाय की डेफिनेशन लिख लें, फिर उसके बाद ये आपकी जो सीरीज है, ये चित्र टाइप का, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि आपको चित्र बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इस चीज़ को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, सभी को अब दिख रहा है ना बढ़िया तरीके से। चलिए, तो अब हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब इसका जो आगे का टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, आगे का टॉपिक है मेरा क्या? लामी पिरमी। हेडिंग लगाइए सभी लोग। क्या लगाएंगे हेडिंग? लामी पिरमी। हेडिंग क्या लगाएंगे सभी लोग? हेडिंग लगाएंगे आप लोग, क्या देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वही हेडिंग लगाएंगे आप लोग जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, लामी पिरमी। ओके, लामी पिरमी की ये थ्योरी है जो आपकी, उसको लिख लीजिएगा आप लोग पढ़ के। देखो, किसी पिंड के, क्या लिखेंगे इसमें? थोड़ा पेन का मैं कम कर लूँ राइटिंग। किसी पिंड के एक ही बिंदु पर कार्य करते हुए तीन बल जब साम्यावस्था या संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा ये है कि दो बल हैं, दो मतलब कि क्या बोलते बल लग रहा है, तो तीसरा हमारा ये साम्यावस्था में होगा, ठीक है ना। हाँ, चित्र अनुसार पिंड
के बिंदु ओ पर 3 बल लग रहे हैं। देखो पिंड हमारा ये है ओ, ठीक है, इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। 3 बल पी क्यू आर कार्य कर रहे हैं तथा वे संतुलन में। ओके ठीक है, संतुलन में है तीनों बल। पी व क्यू के बीच का कोण क्या है हमारा, पी जे है, और क्यू कौन सा है, क्यू ये है। तो इसके बीच का कोण क्या है हमारे, बताओ, इसका बीच का कोण क्या है हमारा, एल्फा। तथा आर और पी के बीच का कोण क्या है, आर और पी के कोण गामा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बीटा हो जाएगा इसके बीच का कोण, ठीक है ना। हाँ, तो यही चीज़ हमको समझना है। ये किसके अंतर्गत आती है, लामी प्रमेय के अनुसार। तो यही चीज़ आपको गौर से देखना है। चलिए इसका मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब सिद्ध करने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, सिद्ध करने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, जल्दी बताइए। सिद्ध करने के लिए हमको इस त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम सिद्ध कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, इतना हम आपके लिए क्लीन कर दे रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है ओनली आप उतना यूज करें, ठीक है ना। हाँ, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ओ ए बी ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल जो हमारा बन गया। तो हमारी ओ बी कितनी है, आर है, ओ ए कितनी है, पी, ओ बी ए बी कितनी है, क्यू। इनके बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताइए, पाई माइनस बी है एक का, ठीक है। दूसरे का क्या होगा, पाई माइनस ए होगा। तीसरे का पाई माइनस गामा होगा। सॉरी, ये अल्फा बीटा गामा वाले पॉइंट हैं ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब हम इसको करेंगे सिद्ध। चलिए लिखते हैं, तो हम यहाँ करेंगे हम लोग सिद्ध, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ मैं। तो त्रिभुज ए ओ बी है जो हमारा, तो उसमें एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, पाई माइनस बीटा। जब ओ ए बी वाला त्रिभुज है तो उसमें एंगल बन रहा पाई माइनस गामा। और जो त्रिभुज क्या बोलते ओ बी ए वाला है तो उसमें ट्रायंगल बन रहा क्या, एक्स माइनस पाई माइनस एल्फा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये हेडिंग लगाएंगे। अब चूंकि बल पी क्यू आर संतुलन में है, इसलिए त्रिभुज में प्रमेय के विलोम से स्पष्ट है कि त्रिभुज की भुजाएं इन बलों की परिमाणवाद दिशा को निरूपित करेंगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन ओ ए, क्यू अपॉन ए बी और आर अपॉन बी ओ। क्यों लिख सकते हैं, देखो बताते हैं। पी हमारा कितना है, ओ ए है, समझे, इसलिए लिख रहे हैं हम। क्यू हमारा ए बी है, आर हमारा बी ओ है। कहो तो बता दें आपको, देख लो आप, देखो समझा देते हैं आपको। देखो पी हमारा क्या है, ओ ए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ओ ए, और बी हमारा ओ बी, और क्यू हमारा ओ ए बी। समझे ये चीज़, अब तो समझ गए होगे ना, अब समझ गए होगे तो कोई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम वो क्या बोलते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में साइन सूत्र लगाएंगे, जया सूत्र, ठीक है। तो पी को ओ ए लिख सकते, अपन में साइन ओ बी ए लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। क्यू को ए बी और आर को बी ओ, ठीक है। ओ ए बी बी ओ, ठीक है। इतना करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अब ओ बी ए की जगह हमने एंगल लिख दिया पाई माइनस ए, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, इनको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, समीकरण हमारा ये 1 हो गया और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इनका हम तुलना कर देंगे, समझे। समीकरण P इंटू ओ ए से किसका तुलना कर देंगे, इसकी, तो P से P, ये ओ ए से ओ ए गया, ठीक है। P अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, साइन पाई माइनस ए इक्वल क्यू ए बी, क्यू अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसल, तो क्यू अपॉन क्यू माइनस साइन अपॉन बीटा। ये चीज़ हुआ आर से आर इंटू बी ओ, बी ओ से बी ओ कैंसल, ठीक है। इतना हुआ।
इतना करने के बाद तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ, P अपॉन साइन एक्स माइनस ए, Q अपॉन साइन एक्स माइनस बीटा, R अपॉन साइन एल्फा माइनस गामा। ठीक है, ये हुए। इतना अगर हम लोग करेंगे तो देखो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसको एल्फा मान लो। देखो एक्स सॉरी पाई माइनस एल्फा को हम लोग एल्फा माने लेते, देखो कलर चेंज कर ले रहे हैं जिससे कि आपको, इसको हम पाई माइनस ए को एल्फा मान सकते, पाई माइनस बीटा को बीटा मान सकते हैं, पाई माइनस गामा को गामा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इतना हमने जब मानेंगे इसमें तो यहाँ हमने देखो यही चीज़ लिख दी कि नहीं, P अपॉन क्यू, P इक्वल क्यू इक्वल आर, तो हमने साइन अल्फा साइन बीटा साइन बी गामा, यही हमारी लामी प्रमेय क्या हो गई, सिद्ध हो गई। कौन सी, लामी प्रमेय सिद्ध हो गई यही हमारी। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी जहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे हमारा क्या आ गया है, देखो आगे आ गया है हमारा बलों के बहुभुजों का नियम, बल के बहुभुजों का नियम। तो हेडिंग लगाइए बलों के बहुभुज का नियम। क्या लगाएंगे आप लोग हेडिंग, बल के बहुभुज का नियम। क्या लगाएंगे, बल के बहुभुज का नियम। तो इसमें लिखेंगे किसी पिंड पर एक बिंदु कार्यरत सभी बल यदि परिमाण एवं दिशा में एक बंद बहुभुज द्वारा प्रदर्शित किए जा सकें तो वे स्वतः संतुलन में होंगे जो चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इतना। एक बिंदु पर 5 बल F1 F2 F4 F3 F4 F5 कार्यरत हैं। इन बलों का एक पंचभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार ये बल संतुलन में होंगे कि नहीं, जाहिर सी बात होंगे। ठीक है, हाँ। अब ये आपको लिखते जाना है अपना फेयर बनाने के लिए। बल बहुभुज का नियम त्रिभुज नियम का विस्तार मात्र है, इसे निम्नलिखित रूप से सिद्ध किया गया है। ये सिद्ध करना भी बता सकते हैं हम आपको। ठीक है, ये भी हम आपको क्लियर तरीके से बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपका अधूरा छोड़ दें। बलों के त्रिभुज के नियम के अनुसार F1 F2 का परिणामी R1 है। क्या है, F1 F2 का परिणामी है जो हमारा, देखो F1 और हमारा F2, तो F1 और F2 का परिणामी हमारा क्या R1 होगा। ये चीज़ देखो कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। परिणामी ये चीज़ होगी कि नहीं, बताओ, ये चीज़ परिणामी होगी कि नहीं, इस त्रिभुज की ये चीज़ परिणामी होगी। तो हाँ, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, परिणामी हो तो जाएगी, परिणामी द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। अब इसको ध्यान में रखें तो यह बिंदु बलों कि R1 F3 F4 के अंतर्गत संतुलन में, जाहिर सी बात है, सही है, बिल्कुल संतुलन में होंगी ये चीज़। ठीक है, हाँ। बलों के त्रिभुज के नियम अनुसार R1 तथा F3 का परिणामी क्या, R1 तथा F3 का क्या परिणामी बोला है ना। देखो R1 हमारा क्या हो गया, ये है, क्या हो जाएगा R1, ये F3, तो परिणामी क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी R2। देखो F3 का परिणामी R2 बिंदु R2 F4 तथा F5 के अंतर्गत संतुलन में माना जा सकता है। ठीक है, आप ओनली यहीं तक लिख सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, आगे का छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं तक लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारा क्या आ गया, बलों के त्रिभुज का नियम। बलों के त्रिभुज का नियम विलोम वाला, समझे, कन्वर्जन वाला इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, हाँ। तो देखो बलों के त्रिभुज का विलोम इस पिंड के किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल। ठीक है, क्या, पिंड के किसी भी बिंदु पर कार्यरत 3 बल
जैसे कि देखो एक पिंड मान लिया ये है, यहाँ से एक बल ये, एक बल ये, एक बल ये, 3 बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 बल जब संतुलन में है तो उन्हें परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इसी कथन को त्रिभुज का नियम, विलोम नियम कहते हैं। कितना इजी है, समझे? ये चीज़ देख रहे हैं कितना इजी, बढ़िया सरल भाषा में लिख सकते। अब ये आपका चित्र वाला डेरिवेशन, थ्योरी वाला डेरिवेशन है ये, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी क्या है? ओ ए बी सी, ओ ए और ये बी सी, ठीक है, पैरेलल में नियम द्वारा उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है, ठीक है। बिंदु ओ पर लगे 3 बल पी क्यू आर, बिंदु ओ पर लगे पी क्यू और ए आर, ठीक, सॉरी ये आर, परिणामी तो ये होगा ना हमारा साम्यावस्था में। इसका अर्थ है कि आर को पी तथा क्यू के परिणामी के बराबर एवं दिशा में विपरीत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अतः पी तथा क्यू को परिणामी आर के समान विपरीत दिशा में होगा। पी तथा क्यू समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं द्वारा ओ ए और ओ बी द्वारा प्रदर्शित करने पर परिणामी आर और कर्ण ओ सी द्वारा प्रदर्शित, बिल्कुल राइट बात है आपकी। बी सी द्वारा बल पी का स्वतंत्र सदिश निरूपित होता है। इस प्रकार चक्रीय क्रम में ओ बी तथा बी सी बल पी एवं क्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं व विपरीत परिणामी तथा चक्रीय क्रम में संतुलन प्रदर्शित हैं, अतः बल साम्यावस्था में है, ठीक है। और ये आप अपना सूत्र लिख लें, क्या हो जाएगा? ये आपका सूत्र हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा? ये आपका सूत्र हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या? लॉ ऑफ ट्रायंगल, बलों के त्रिभुज का नियम। हाँ, बलों के त्रिभुज का नियम देखिए एक बार क्या होता है, हेडिंग लगाइए, बलों के त्रिभुज का नियम। किसी पिंड पर जब कोई 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, देखो एक ये पिंड है, एक जे बल काम कर रहा है, एक जे बल काम कर रहा है, कार्य कर रहे, वे परिमाण व दिशा में त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा, मतलब कि ये दो है ना, 2 बल कार्य कर रहे, तो परिणामी ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला। जब 2 बल हमारे कार्य कर रहे हैं तो परिणामी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तीसरी भुजा परिणामी भुजा के समान विलोम क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब माना किसी पिंड में ओ बिंदु पर कार्यरत 3 बल, ओ बिंदु हमारा कौन सा है देख लो आप, ओ बिंदु हमारा यही है, ठीक है। परिमाण व दिशा में त्रिभुज ए बी सी की 3 क्रमागत भुजाएं, ए बी सी की 3 क्रमागत भुजाएं, ये हमारी क्या हो गई? 3 क्रमागत भुजाएं हो गई, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, ठीक है, इनके अनुसार चित्र में दिखाया गया है। और पी क्यू आर तो संतुलन में है ही आपकी। तो आगे बढ़िए, ये जितना भी थ्योरी वगैरह है आपका लिखा है, ये चीज़ आप लोग जल्दी से नोट कर लें। आपको 1 से 2 मिनट में दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग नोट करें ये चीज़, ठीक। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ तो आप लोग थ्योरी बढ़िया तरीके से नोट कर लें और बाकायदा चित्र भी बना लें। चलिए, आशा करते हैं होंगे कि आपका ये इतना हो गया होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी हो गई होगी तो समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। खैर, और आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें आप अपने साथ में, जिससे आपको कोई एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये चीज़ देखिए आप लोग। अब आप लोग क्या देखेंगे,
सॉरी 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 सॉरी, चलिए यहीं से समझ लीजिए। धरन होती है जो बीम, बीम को क्या कहते हैं? धरन। हिंदी में धरन कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बीम कहते हैं, BEAM। क्या कहते हैं? बीम। जो हमारे घरों में लगती है वो बीम, वही उसी बीम की बात की जा रही है यहाँ। ठीक। धरन के कितने प्रकार के जो टैंक होते हैं? तो टैंक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, देखो ये ही होते हैं। सरल या रोलर टैंक, कब्जेदार या पिन टैंक, आबद्ध टैंक। ठीक है, ये हमारे 2 से 3 टैंक होते हैं। 2 से 3 टैंकों के बारे में बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए जूम आउट कर दूं तो फिर मैं आपके लिए एक बार अच्छे से, तो लिख लीजिएगा। सरल धरन के जो हमारे टैंक होते हैं 3 प्रकार के, सरल या रोलर टैंक, कब्जेदार या पिन टैंक, आबद्ध टैंक। ठीक है, तो फर्स्ट डालिए और इसमें ये चीज़ लिखिए। सरल टैंक को ईंटों की चिनाई पर या स्तंभों पर टिकाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार की टैंक का इंजीनियरिंग में उपयोग नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ समझो आप। ये हमारी क्या बीम है, ये हमारे नीचे क्या लग रहा है? सपोर्ट। बीम तो हमारी ओनली ये हो जाती। ठीक है, बीम हमारी ऐसी हो जाती है। अब इसमें हमारे ये सपोर्ट लगते हैं, एक हिंज सपोर्ट होता है, एक सिंपल सपोर्ट होता है, समझे? इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा और ये चित्र बना लीजिएगा। क्या करना है आपको? छोटा सा काम है, चित्र भी बना लेना है। ठीक है, चलिए तो ये नीचे की थ्योरी भी लिख लें के अनुसार रोलर टैंक धरन के दोनों सिरों को सहारती है। टैंक बलों के समतल उधर में सहारती है। इन प्रतिक्रिया समतल लंबरूप होती है। ठीक है, ये चीज़ हुई इतनी कंप्लीट। अब हम कब्जेदार या पिन टैंक पे आते हैं। यह एक कब्जे के समान होती है, जैसा कि टैंक में बाएं सिरे पर दिखाया गया है। ठीक है, कब्जेदार टैंक पर धरन घूम सकती है, परंतु उसका दाएं बाएं विस्थापन नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात है। इस प्रकार के कब्जेदार टैंक सरल रेखीय विस्थापन को पूर्णतः विरोध करते हैं। ये भी सही बात है आपका, जी हाँ, क्लियर बात है ये चीज़। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग आबद्ध टैंक। आबद्ध टैंक में लिखेंगे, आबद्ध टैंक पर धरन दिखाई गई है। यह टैंक धरन के कोणीय तथा रेखीय दोनों प्रकार के विस्थापनों का विरोध करती है। धरन पर सभी दिशाओं में लग रहे बलों को यह टैंक वहन करती है। ठीक है, अब ये चित्र आप बना लीजिएगा। इसमें कुछ सॉल्विंग नहीं है जो आपको मैं बार बार समझाऊँ, ओनली आपको चित्र एग्जाम में बनाना है, तो वही आप बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए तो आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 9 चैप्टर, हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो बीम होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है। बीम हमारी टैंक के बारे में पढ़ लिया हमने, तो बीम के बारे में पढ़ो थोड़ा। ये भी चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग से चैप्टर है किसी किसी की बुक में, और किसी किसी की में एक ही चैप्टर में दिया है, सिस्टम वाले में ही। ठीक है, तो धरनों के प्रकार हेडिंग लगाइए। क्या लगाएंगे हेडिंग? धरनों के प्रकार। क्या लगाएंगे? धरनों के प्रकार। टैंकों के आधार पर धरनें निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, निम्न प्रकार की होती हैं धरनों के आधार, टैंकों के आधार। तो शुद्धालंबर धरन है, कैंटिलीवर, आबद्ध, बाहर निकली धरन, कम से कम 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या लिखेंगे? ऐसी धरन के सिरों को रोलर या कब्जेदार टैंकों द्वारा क्या किया जाता है? सहारा जाता है। क्या किया जाता है? सहारा जाता है। सत्य बात है ये आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। तो हमारा
ऐसी धरन के सिरों को रोलर या कब्जेदार टैंकों द्वारा सहारा जाता है। क्या किया जाता है? सहारा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लें। अब हमारी आएगी दूसरे नंबर पे कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इस धरन का एक सिरा बद्ध हो जाता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी धरन की पूरी लंबाई आबद्ध सिरे से बाहर निकली रहती है। हाँ, ये हमारी कैंटिलीवर धरन हो गई है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आबद्ध धरन। क्या हेडिंग लगाइए? आबद्ध धरन। ऐसी धरन के दोनों सिरे आबद्ध होते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या आबद्ध धरन कहलाती है। बाहर निकली धरन क्या होती है? बाहर निकली हुई धरन होती है। यह धरन दोनों सिरों पर टैंक से बाहर निकल रहती है। धरन का एक सिरा अथवा दोनों सिरे टैंकों से बाहर निकले हो सकते हैं। धरन के बाहर निकले सिरे तथा टैंक के बीच लंबाई बाहर निकली लंबाई कहते हैं। ठीक है, यदि धरन का एक सिरा बाहर तथा दूसरा निकला होता है तो लंबाई कहते हैं। ये चीज़ तो आपकी कंप्लीट हो गई है। यदि बाहर निकली लंबाई दोनों तरफ बराबर तो ऐसी धरन दोनों तरफ बाहर निकली धरन को असमान बाहर निकली धरन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई कंप्लीट। चलिए हम लोग ये चीज़ तो हमने देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? धरन की डेफिनेशन। धरन मैंने आपको पढ़ा तो दिया, पर धरन का मतलब क्या होता है तो धरन आप देख लीजिए एक बार। आप लोग हेडिंग लगा के धरन के बारे में थोड़ा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो धरन के लिए देखिए, धरन हमारी बीम को कहते हैं। किसको कहते हैं? धरन हम कहते हैं बीम को। तो बीम हेडिंग लगा के लिखिए। धरन ढांचों का ऐसा अवयव है जो ढांचे पर लग रहे बलों का या भारी सहारती सपोर्ट सामान्यतः धरने उन बलों की सहारती हैं जो उन लंबाइयों वाले अक्ष पर लंब की दिशा में क्रिया करती हैं। जैसा कि धरन के अक्ष पर लंब की दिशा में कार्य कर रहे इन बलों का दैर्ध्य बल अतः दैर्ध्य बल कहते हैं। इसके कारण धरन में उपजे प्रतिबल को दैर्ध्य बल तो कहते हैं। अतः परिभाषा के अनुसार क्या धरन के एक समान अनुप्रस्थ काट वाली ऐसी छड़ है जिस पर सभी बल की जो छड़ की लंबाई होती है अक्ष से गुजरने वाले समतल में क्रिया करते हैं। ठीक है, यही बल उत्पन्न होते हैं जो यही बल धरन में नमन उत्पन्न करते हैं और इसी में कर्तन प्रतिबल भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड दोस्तों में वीडियो भी शेयर कर दें और इस चित्र को भी बना लीजिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, इसको भी आप बना लीजिएगा। हाँ, चलिए तो अगली सीरीज रहेगी जो हमारी न्यूमेरिकल की रहेगी, क्योंकि अब कोई भी टॉपिक थ्योरेटिकल का छूटा नहीं है, सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं आपके। इसलिए अब हम रखेंगे आपका क्या न्यूमेरिकल फोड़ेंगे अब हम लोग बढ़िया तरीके से। इसलिए तैयार रहना अगले लेक्चर के लिए। ये लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं मित्र। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।